कोशिश करते हैं सदारती निज़ाम 1 यूनिट ले आने, जमहूरियत को वाइंड अप करने, तो मुल्क टूटे। 1 यूनिट से ये मुल्क टूटा, ये तारीख गवाह है। हम तो नहीं इसके कायल, कोशिश कर रहे तो हमको हम रोकेंगे। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान और मेरा साथ देंगे बाकिर सज्जाद। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का मानना है कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन पहले तो ये देखना होगा कि सदारती निज़ाम की जो अफवाहें हैं और उसके साथ साथ जो एक टेक्नोक्रेटिक हुकूमत के जो चाहने वाले हैं वो ये र्यूमर क्यों डिसेमिनेट कर रहे हैं और क्या इसकी कोई बेजा रीजनिंग है। अब याद रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो आते साथ ही 18वीं तरमीम के खिलाफ बात करती थी, उसके साथ साथ ये भी कहती थी, हालांकि पार्लियामान में इतने ज़्यादा नशस्तें हासिल करके भी वो समझते थे कि ऐसे अशखास पाकिस्तान में मुंतखब होने चाहिए जो खुद इंतखाबी सियासत के दलदल से भी पाक हों। अब वो लोग कहाँ आपको देखने को मिलते हैं, वो शायद टेक्नोक्रेट के ज़रिए पाकिस्तान की हुकूमत में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं और वज़ीर आज़म को अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन से आगाह कर सकते हैं। लेकिन इसी हुकूमत की काबीना में आज टेक्नोक्रेट्स अब 17 के लगभग हो चुके हैं, नंबर करते हैं। उनमें वज़ीर फाइनेंस भी शामिल हैं, वज़ीर आपके जो खसूसी मुआवन इतलात हैं वो भी शामिल हैं और बहुत कुछ आपके खसूसी मुआवन हैं, खसूसी मुशीर हैं जो आपका बुनियादी पॉलिसी वर्क भी कर रहे हैं। अब सदारती निज़ाम के चाहने वाले कहते हैं कि पार्लिमानी निज़ाम पाकिस्तान में पूरी तौर पे नाकाम हो गया है। और ये भी याद रहे कि 80 की दहाई में एक डायरी नुमाया हुई थी जिसमें यह लिखा हुआ था कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अल्फाज में सदारती निज़ाम पाकिस्तान के लिए बेहतर रहेगा। वो डायरी आज भी कोट होती है, आज भी साइट होती है और बहुत हमारे कॉलम नगार और तज्जियाकार हैं जो तारीख के कुछ हवाले, सिलेक्टिव हवाले पेश करते हैं। जनाब बाकिर साहब, पहले तो ये बात कर लें सर कि डायरी थी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, उसको पूरी तौर पर तारीख दानों ने रिबट किया है। ये भी बहुत ही एक अजीब बात है कि एक ऐसे शख्स जो ना सिर्फ आईनी निज़ाम से वाबस्ता थे लेकिन बार बार कहते थे कि पाकिस्तान को एक आईनी और पार्लिमानी निज़ाम की तरफ जाना चाहिए, उनकी आप एक बोगस डायरी सामने रख के कहते हैं कि जी पाकिस्तान का एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए। एक तो वो सर, दूसरा क्या माजी में पाकिस्तान का एक बहुत बाइख्तियार मरकज़ हम देख नहीं चुके 60 की दहाई में जब आपका एक आइन भी था 1962 का, उससे पहले जो आपका 1956 का आइन था और आगे भी बढ़ते हुए जनाब 80 की दहाई में उस पर यह इल्ज़ाम डाला जा रहा है कि वो नहीं होगा। पार्लिमानी निज़ाम जो है वो पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए एक बेहतरीन निज़ाम है। हमने पहले जिस तरह आपने ख़ुद जिक्र अभी किया कि हमने सदारती निज़ाम का भी ये जो है ये ट्राई कर चुके हैं पीछे अपने मुख्तलिफ वक्तों में, उसके हमने भी देख लिए कि क्या असरात होते हैं। लेकिन चूँकि जिस तरह का मैंने अभी पिछले प्रोग्राम में भी हमने सिर्फ इशारतन इसका जिक्र किया था, तो कहा था कि जैसा का पाकिस्तान है एक हेट्रोजीनस मुल्क है, मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर कल्चर्स पाए जाते हैं, ज़बानें हैं, एथनिसिटीज़ हैं और यहाँ पे सूबों के साइज़ में फ़र्क है, पॉपुलेशन वाइज भी और जोग्राफ़ी के हिसाब से भी मुख्तलिफ सूबे बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। तो यहाँ पर जो बेहतरीन निज़ाम होगा वो होगा पार्लिमानी निज़ाम होगा, वरना सदारती निज़ाम जो है वो एक जिस सूबे की डोमिनेंस है उसको असर्ट करेगा, डोमिनेंस को। वो चीज़ हम जनाब पहले ही देख रहे हैं। सिचुएशन में पार्लिमानी निज़ाम क्यों बेहतर है सदारती निज़ाम से, लेकिन उससे पहले अगर हम हिस्ट्री के थ्रू आउट भी ज़रा एग्जामिन कर लें, एक तो जनाब आप मुझसे बेहतर जानते हैं 50 की दहाई में जो एक बेचारी हमारी कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको भी आपने डिसॉल्व कर दिया मुद्दत से पहले। वो सब यही कह रहे थे कि जी हम पार्लिमानी निज़ाम की तरफ जाएं। उसके बाद आपके सिकंदर मिर्ज़ा साहब आ गए, फौजी आमिर अयूब खान आ गए और उन्होंने बेसिक डेमोक्रेट्स का निज़ाम आप पे नाफिज किया। लेकिन जनाब ये लोग जो कहते हैं कि सदारती निज़ाम आज होना चाहिए, शायद उसी तारीख से गाफिल हैं कि 1964 के इंतखाब में जो फातिमा जिन्ना जो सिर्फ आज याद की जाती हैं कि जी कायद आज़म के शाना बशाना खड़ी हुई, उनका जो वो एक सदारती उम्मीदवार के तौर पे सामने आना और एक फ़ौजी आमिर का मुकाबला करना, वो सब भूल जाते हैं और मेरे ख्याल से उनके मुफाद में कि वो भूल जाते हैं। उनका ज़रा सुन लेते हैं जनाब कि वो यही डिबेट के बारे में क्या फरमा रही थी कुछ आधा सदी पहले। अवाम ने तो अपना ख्यालात दे चुके हैं, जिधर भी मैं गई हूँ उधर
बहुत बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में उन्होंने अपना फैसला कर चुके हैं कि यहाँ पार्लिमानी जमहूरियत कायम होगी। याद रहे जनाब कि ना सिर्फ फातिमा जिन्ना पार्लिमानी निज़ाम के हक में थी, उनके जो वजूहात थे वो यही थे कि आपने तमाम जो इख्तियारात थे वो एक मरकज़ में कॉन्सनट्रेट कर दिए थे, और जब आपके मुल्क की इतनी ज़्यादा आवाम है, उनके जो व्यू पॉइंट्स हैं इतने ज़्यादा डाइवर्स हैं, आपकी जो जमहूरियत है उसको मज़ीद डिवॉल्व होना चाहिए। और 18वीं तरमीम का यही हुस्न था। मैं ये नहीं कह रहा कि वो एक परफेक्ट तरमीम है, लेकिन इसको आपने मज़ीद डिवॉल्व करना है, आपने मंजिल तक पहुँचना है। आप असल में बैकवर्ड्स जा रहे हैं। और बाकर साहब, मैं आपका वक्त ले रहा हूँ। अगर हम ये भी देख लें सर कि जब आपने इस मुल्क में बाइख्तियार सदर देखा 90 की दहाई में, सर 4 हुकूमत से 3 आपके बाइख्तियार सदर ने 58(2)B को ट्रिगर करके गिराई थी, असेंबलियां डिसॉल्व की थी। गुलाम इसाक खान साहब 2 बार, फारूक लगारी साहब 1 बार, बल्कि अभी बिलावल भुट्टो साहब मेरे ख्याल से उन्हीं की मिराज को आगे लेके जा रहे हैं। ये और बात है कि उनकी अपनी पार्टी में कितनी इंटरनल जमहूरियत है। जरा सुन लेते हैं शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने क्या फरमाया था, और आगे से सदर फारूक लगारी साहब ने क्या कुछ कहा। पीपल्स पार्टी से अगर हम जुदा हुए तो, और उसको बल्कि अलग किया, मैंने हुकूमत को हटाया पीपल्स पार्टी के, तो वो मेरे नजर में और मेरी बहुत इस पे वाज़ेह सोच है कि ये वो पीपल्स पार्टी नहीं रही थी जिस पीपल्स पार्टी में मैंने शमूलियत की थी, भुट्टो की पीपल्स पार्टी। Nobody is an Amirul Momineen who has a right to decide the fate of a nation. Mr. Farooq Lighari himself has sat by me like these colleagues and condemned the dismissal of assemblies. And Mr. Farooq Lighari has broken his pledge with the people of Pakistan, his solemn commitment with his leader, myself. साहब कि जब आपके 4 फौजी आमिर आ चुके हैं और सदर के ओहदे पे फायज रह चुके हैं, उसके बाद आपके 2 बाइख्तियार सदरों ने 3 हुकूमतों को घर भी भेजा है, तो सदारती निज़ाम ठीक है, उसके प्रोज एंड कॉन्स एक तरफ, लेकिन ये लोग ये क्यों कह रहे हैं कि आपने इस निज़ाम को ट्राई करना है। ट्राई तो हम कर चुके हैं, उसके मेरिट्स पे क्यों नहीं आते कि जब सदारती निज़ाम आपने इस मुल्क में नाफिज किया था या उसको आइन के जरिए एक पार्लिमानी निज़ाम के बीच बाइख्तियार किया था, तो क्या कुछ देखने को मिला था। असद, ये मेरे ख्याल में जानबूझ के जो होता है कि सिलेक्टिव अप्रोच होती है कि आपको जो चीज़ पसंद आ रही है उसको प्रोजेक्ट करने के लिए। पहले तो मैं ये मानने को भी तैयार नहीं हूँ कि ये एक पब्लिक डिबेट है। इस वक्त ये ख़ास एक क्वार्टर की तरफ से, जिस तरह मैं पहले भी कहा, उसकी तरफ से प्रोपोगेट हो रही है और उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन फिर भी अगर देख लें तो ये बिल्कुल एक, जिसे कहते हैं कि वो उन्होंने एक सिलेक्टिव वो चीज़ें ला के सामने अपने उस एजेंडा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वहाँ पर बात भी की जाती है कि शायद कुछ अरसे के लिए वहाँ पर माशी तौर पे बेहतरी आई थी, जैसे हमें मुशर्रफ साहब का ज़माना याद है, लेकिन तो उसका कॉन्टेक्स्ट भी वो याद रखे कि उस वक्त के जो बैनुल अक़वामी हालात थे, वहाँ पर आपको एक खुसूसी हैसियत हासिल हुई उन वाक़यात की वजह से, जिसकी वजह से यहाँ पर कैश इनफ्लो हुआ और आपकी मईशत बेहतर हुई। यही चीज़ ज़ियाउल-हक के ज़माने में भी अप्लाई होती है। लेकिन उसके बाद आप देखें, ये आप एक मुख्तसर अरसे के लिए ये निज़ाम आप चला सकते हैं। मैं सदारती की बात नहीं कर रहा, ये जिस तरह का ज़बरदस्ती का धौंस का निज़ाम होता है वो चला सकते हैं थोड़े अरसे के लिए। आज जो लोग कहते हैं कि जी परवेज मुशर्रफ साहब अजीम आदमी थे, ज़िया-उल-हक साहब मुजाहिद थे, फातेह थे, कितने आदमी आपको शहर में मैं आपको कह रहा हूँ जनाब कि ये जो डिबेट है, सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है, वो भी मैं कह रहा हूँ ये जो डिबेट है कि जी मईशत आपकी इंप्रूव कर गई, क्या हम इसको फॉरेन रिमिटेंसेस पे प्लग नहीं कर सकते, एक बहुत बड़ी जहाज पे प्लग नहीं कर सकते, जो एड आपको आ रहा था उससे हम जोड़ नहीं सकते। और ये बात की हुकूमत जारी थी, अयूब खान साहब को 10 साल मिले और 6 माह मिले, ज़िया साहब को 11 साल मिले, मुशर्रफ साहब को 9 साल मिले। तो जो भी उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी थी, चाहे वो गुलाम इसाक के जरिए हो या महबूब उल हक साहब के जरिए हो या इस मुशर्रफ साहब की डिस्पेंसेशन के जरिए हो, वो चलती रही थी। आपने खुद ही बीच में इंटरप्शंस करके जो भी आपने कुछ किया दस्तूर के साथ, वो तमाम इंटरप्शन हुई और उसके बाद आपको फॉरेन एड, फॉरेन रिमिटेंसेस का सहारा भी नहीं मिला। तो ये मुझे समझ नहीं आती जब हम इस इकोनॉमिक डिस्पेंसेशन की भी आर्ग्यूमेंट इधर अप्लाई करते हैं।
असद जी, और साथ साथ अगर हम ये भी कंपेयर करें बैनुल-अक़वामी सतह पर, हम अपने आप को अमेरिका के निज़ाम के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उनका एक डिफरेंट जिसे कहते हैं मुख्तलिफ किस्म का सिचुएशन है जिसमें अमेरिका है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को लैटिन अमेरिका की कुछ ममालिक के साथ कर सकते हैं जहाँ पर सदारती निज़ाम है, और अगर वहाँ भी हम देखें तो चूँकि तमाम के इख्तियारात जो हैं वो एक शख्स में मरकूज़ हो जाते हैं, तो वहाँ पर भी पोलराइजेशन बढ़ रही है, वहाँ के माशी हालात भी ख़राब हो रहे हैं, वहाँ भी लोगों के दरमियान जो फ़र्क है मुख्तलिफ तबकात के दरमियान वो बढ़ रहा है। तो मसाइल हमेशा से रहेंगे सदारती निज़ाम के साथ, क्योंकि वहाँ पर आपके तमाम इख्तियारात एक शख्स के अंदर सारे मुंतकिल हो जाते हैं। अब वहाँ पर वो शख्स उसमें गलती करने की गुंजाइश भी बढ़ जाती है, क्योंकि वो किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, वो खुद से फैसले करता है। कि अगर आप आज 50 और 60 की दहाई के जो हमारे असेंबली के डिबेट्स थे, मुबाहिसे थे, वो अगर पढ़ेंगे तो ऐसे लगता है कि जो आपके अरकान थे वो ऑन एवरेज ना सिर्फ ज़्यादा तरक्की पसंद थे, लेकिन ज़्यादा पढ़ के भी आते थे, पॉलिसी समझ के आते थे, प्लानिंग भी करते थे, और व्यू पॉइंट्स में एक बहुत अच्छी और एक हेल्दी किस्म की डाइवर्सिटी भी पाई जाती थी। वो इसलिए था बाकर साहब क्योंकि तब आपके साथ एक मशरकी मगरबी पाकिस्तान का भी एक सिस्टम आपका चल रहा था। ईस्ट पाकिस्तान के जो कानून साज थे, चाहे आपको ये बात अच्छी लगे बुरी लगे, वो ना सिर्फ ज़्यादा पॉलिसी ओरिएंटेड थे, वो ज़्यादा प्रोग्रेसिव भी थे, और वो बाकी व्यू पॉइंट्स के ज़्यादा अकोमोडेटिंग भी थे। 1971 के बाद वो जो तमाम ह्यूमन टैलेंट था, ह्यूमन रिसोर्स था, वो आप खो बैठे, और एक वजह से खो बैठे जनाब। अगर आप आज की डिबेट उठा लें और उसमें देखें कि लोगों ने क्या कुछ कहा है, सोहरवर्दी साहब ने क्या कुछ कहा है 1 यूनिट के बारे में जो आपने नाफिज किया था, जिस तरह आपने नाफिज किया था वो भी सबके सामने है, किस तरह आपने लेजिस्लेटर्स को डराया था, धमकाया था, और किस तरह उनके आपने वोट्स हासिल किए थे, चाहे वो सिंध असेंबली में हो, चाहे वो फेडरल सतह पे हो। उसके बाद से ये डिसइल्यूजनमेंट का जो सिलसिला है ये शुरू हुआ था, और उससे पहले भी चल रहा था। आज जनाब 18वीं तरमीम उसी तरह मैं ये नहीं कह रहा कि वो खतरे में, क्योंकि उसको अनडू करना इतना मुश्किल होगा इस हुकूमत से, क्योंकि लेजिस्लेटिव कमेटियां बनती नहीं है। ये कहना कि जी वो किसी तरह से आइन में तरमीम ले आएंगे और 18वीं तरमीम को भी रोल बैक कर लेंगे, चलें, उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन फिलहाल दे हैव नॉट बीन एबल टू मास्टर द लेजिस्लेटिव प्रोसेस दैट मच। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं जनाब 18वीं तरमीम में बहुत सारे ऐब हैं, लेकिन उन गैप्स को आपको प्लग करना चाहिए। जो इख्तियार है आपको मजीद अब सौंपना चाहिए, इख्तियारात आपको मजीद सौंपना चाहिए, सूबाई सतह से ज़िमनी हुकूमतों तक। आप कह रहे हैं जनाब कि आप फिर से वो मरकज़ को बाइख्तियार करेंगे। जो आपके सूबे हैं जनाब, बलोचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और वो हेजमन पंजाब, जिसको आप अब कह रहे हैं कि आप इसको 3 में करेंगे, भावलपुर भी बनाएंगे, जनूबी पंजाब का भी सूबा बनाएंगे, उनके लोगों को कैसा लगेगा सर? असद, ये जो आपने बात की ना कि अपना ये सारे का सारा जो ये मसला है, ये जो पॉलिटिकल आपका एक स्टेलमेट है, जैसे 18वीं तरमीम पे है या आपका मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर चल रहा है, ये मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास सदारती निज़ाम आ जाता है तो ये रिजॉल्व हो जाएगा। अगर ये इस तरह की सिचुएशन बाद में भी बन सकती हैं। आप फ़र्ज़ कर लें ऐसी सिचुएशन कि आपके पसंदीदा शख्स यहाँ पर सदर बन के बैठे हुए हैं, और जो आपकी मुकन्नना है वो अपोजिशन के पास चली जाती है। आपने ये चीज़ अमेरिका में भी देख ली, जहाँ पे बार बार आपको लॉकडाउन्स देखने पड़ते हैं। तो ये जो कि स्मूथ फंक्शनिंग की कोई गारंटी नहीं है कि आप अगर सदारती निज़ाम ले आते हैं तो वो कर लेंगे। बिलाशुबा ये जो सदारती निज़ाम की डिबेट जिसने भी छेड़ी है, वो इस वजह से छेड़ी है क्योंकि उनको 18वीं तरमीम को रोल बैक करने के लिए ज़्यादा पजीराई नहीं मिली। ना अपोजिशन पार्टियाँ के साथ कुछ ज़्यादा उन्होंने कोई लेन देन किया या बैकडोर पे उन्होंने किया। अगर से कहा जाता है कि कुछ लोग पिछले जो होता है कि बिहाइंड द सीन्स जाके उनके साथ नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें उनको कामयाबी नहीं हुई, और वहाँ से ये करने के बाद अब ये बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें जो इम्पोर्टेंट जो सवाल है वो यहाँ पर है कि अगर फर्ज करें ये आगे इसको लेके चलते हैं, क्योंकि डिबेट अब काफ़ी प्रोलॉन्ग कर चुकी है, इस महीने के शुरू में तकरीबन शुरू हुई थी, तो क्या रूट इख्तियार करना चाहते हैं? क्योंकि आपके पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके चंद बुनियादी फीचर्स हैं जिनमें आपका वफाकियत है, आपकी जमहूरियत है, और आपकी ये वाला पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है। ये उसके बुनियादी फीचर्स हैं, और जो आपके पास पार्लियामेंट है उसके अंदर उसके पास जो तरमीम करने का इख्तियार है 238 और 239 के तहत, वो भी महदूद है। वो उसके तहत जाके आप उसके बुनियादी फीचर्स को नहीं छेड़ सकते।
तो क्या आप फिर जाके उसके जरिए जाएंगे, रेफरेंडम के जरिए जाके वैसे इस सर निज़ाम मैं को तो कहता तब्दील हूँ करने की आप तो कोशिश रेफरेंडम करेंगे? भी 2 बार कर चुके हैं और उस रेफरेंडम में भी आपने कहा कि जी सदारती निज़ाम हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। रादर जो सदर है जिसको आप मुंतखब करेंगे उस रेफरेंडम के ज़रिए, मुंतखब भी शायद गलत लफ्ज़ है, सेलेक्ट करेंगे वो भी हमें मंजूर है। लेकिन जनाब अब क्योंकि वक्त हमारा थोड़ा सा कम है, आपने पंजाब सूबे को टच किया जनाब। एक बहुत एक अजीब सिचुएशन बनी हुई है पंजाब असेंबली में भी और कौमी असेंबली में भी, जिसमें काफ लीग और नून लीग एक तरफ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ है। पीटीआई के अरकान कह रहे हैं कि जी हम सिर्फ एक एक्स्ट्रा सूबा चाहते हैं जनूबी पंजाब का, लेकिन काफ लीग और नून लीग इस बात पे फॉर सम स्ट्रेंज रीजन मुतहद हैं कि भावलपुर का भी सूबा होना चाहिए। ये भी सर बड़ी बात है कि शहबाज शरीफ साहब की 10 साल की हुकूमत के बाद अब लोग कह रहे हैं कि जी हमें वाकई में मजीद सूबे चाहिए। जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बाख्तियार थी पंजाब की सतह पे तो किसी ने यह बात उस तरह फ्लोट नहीं की थी। लेकिन इसको आप किस तरह देखते हैं सर? क्या बेहतर नहीं है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इन विच यू हैव 100 मिलियन पीपल, पूरी दुनिया में आपको इस तरह की कोई मिसाल नहीं मिलेगी कि एक सूबे में इतने ज्यादा लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे इसको मजीद आप डिवाइड करें। मैं तो कहता हूं 3 में नहीं जनाब, 5 में करें, 10 में करें, 15 में करें। असद ये इनको जो बड़े सूबे हैं उनको तकसीम होना चाहिए, इसमें कोई उसकी कोई मेरे ख्याल में रुकावट नहीं आनी चाहिए, इससे आपकी गवर्नेंस बेहतर होगी। लेकिन यहाँ पर जाके थोड़ा सा जो मेरे ख्याल में रुकावट आएगी वो ये है कि सब लोग पंजाब को तकसीम करने पर राज़ी हैं। अब पीटीआई का ये तो मंशूर में भी था कि हम 100 दिनों में इसको तकसीम कर देंगे, लेकिन बाद की जो प्रैग्मेटिज्म है, पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म है, उसकी वजह से वो नहीं कर सके, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम इसको तकसीम करते हैं तो इधर वाला जो पंजाब है वो उनके हाथ से निकल जाएगा। तो वो जो बाकी सूबे हैं जहां पर तकसीम की ज़रूरत है, जैसे मिसाल के तौर पे सिंध में तकसीम की ज़रूरत है, और वहां पर अगर आप जो वहां पर अंडर डेवलपमेंट है जिसको रूरल सिंध इस वक्त कहते हैं या इंटीरियर सिंध कहते हैं, उसको अगर आपने एड्रेस करना है तो वहां भी जनाब ये भी वहां कराची को कोई नहीं जाने देगा, खैबर पख्तूनख्वा को आप तकसीम जनाब हमारा वक्त कम हो रहा है बाकिर साहब, इसलिए आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आई अपोलोजाइज। लेकिन ये आपने बात बिल्कुल ठीक की, ये बहुत एक हैरत होती है इस बात का सोच के कि सिंध सूबे में उतनी ही कंट्रोवर्सी होती है जब आप बात करते हैं सूबों को तकसीम करने की, और खैबर पख्तूनख्वा में तो सर आप जैसे मुझसे बेहतर जानते हैं 60 साल तो आपको लगे 2 जगहों का इंतजाम कराने में। अगले हिस्से में बात करेंगे पोलियो के इशू का और वो कौन से डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स हैं जो आम पाकिस्तानी शहरी को गुमराह कर रहे हैं। रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। कुछ लोगों की बदनीयत मुहिमों की वजह से, कुछ लोगों की गफलत की वजह से, कुछ लोगों के डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स की वजह से जिंदगी भर माजूरी का के खदशा के बावजूद लोग अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिला रहे। अब इस मसले को अंडरस्टेट नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान उन इंतहाई कम ममालिक में से है जहां पोलियो का जो इशू है वो अभी भी बरकरार है, और इस पर हालांकि बेतहाशा काम किया गया है। वज़ीर आज़म ने पोलियो पे फोकल पर्सनस भी तकर्रर किए हैं, तमाम के तमाम वजारत सेहत की पॉलिसियाँ भी लागू हुई हैं अभी भी, और ये मेरे ख्याल से मसला समाज से भी ताल्लुक़ रखता है। पोलियो वर्कर्स को शक से देखा जाता है, मीडिया पे डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स की जाती हैं, और इसका जो नतीजा होता है वो ये होता है कि पाकिस्तानी जो बच्चा है वो अभी भी पोलियो के शिकंजे में आ सकता है और ज़िंदगी भर माजूर हो सकता है। जनाब बाकिर साहब, सबसे पहले सर अगर हम उन पे आ जाएं, उन अनासर पे आ जाएं जो इसी टीवी का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि जी पोलियो में ये साजिश थी, वो साजिश थी, ये था, वो था, ये मुख्तलिफ ममालिक की बात करते हैं, बैरूनी साजिशों की बात करते हैं, ना तो हेल्थ यूटिलिटी की बात करते हैं, ना तो कहते हैं कि जी ये मसला कितना ज़्यादा संजीदा है, ना तो बात करते हैं कि जो ये वायरस है वो लाइलाज है, और अगर आप इससे डायग्नोज हो जाएं
तो जो हल था वो सिर्फ यही था कि एडवांस में आपकी वैक्सीनेशन हो। क्या समझते हैं आप? असल जो सबसे तकलीफदेह अमर इस चीज़ में है वो ये है कि यहाँ पर सिर्फ जो अनपढ़ और कम पढ़े लिखे लोग वही नहीं इस प्रोपेगेंडा से मुतासिर होते, लेकिन जो मिडिल क्लास एजुकेटेड तालीम याफ्ता और अपने नज़र में रोशन ख्याल लोग हैं वो भी इससे काफ़ी हद तक मुतासिर होते हैं और वो भी अपने बच्चों को वैक्सीन पिलाना छोड़ देते हैं। और जहाँ पर आपने बात की कि हुकूमतों की कोशिशों और काविशों की कि उन्होंने पोलियो के लिए कितनी की, वहाँ पर आपने फोकल पर्सन्स का जिक्र किया, लेकिन आप ये चीज़ नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि इस मूजी मर्ज से मुल्क को निजात दिलाने के लिए हमारे बेशुमार पोलियो वर्कर्स ने जान निछावर की है। हमारे जो सिक्योरिटी के लोग थे वो शहीद हुए इस राह में। हम उनके साथ जो है वो बेवफाई नहीं कर सकते। हमने अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज करना है। हर साल बेशुमार बच्चे अभी भी इस मूजी मर्ज का शिकार हो रहे हैं। पिछले साल तकरीबन 20 के करीब लोग हुए, अभी इस साल अभी तक 8 के करीब केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। अगरचे हमें ये टारगेट जो है इस वायरस का पाकिस्तान से पिछले साल ही खात्मा कर देना था, लेकिन ये आपको मैं इसकी मिसाल दूं कि यहाँ पर एक किसी शहर में ये हुआ नवंबर में कि किसी बच्ची को पोलियो वैक्सीनेशन हुई, लेकिन उसके साथ किसी और वजह से अलहदा से उन्हीं दिनों में उसको निमोनिया और उसकी डेथ हो गई। और ये चीज़ उन्होंने मुख्तलिफ मीडिया पर चला दी कि उसकी पोलियो वैक्सीनेशन की वजह से डेथ हुई। तो इस्लामाबाद जैसे शहर में बताया जाता है कि 25% रिफ्यूज़ल रेट्स बढ़ गए। हमें यहाँ पर जो हमारा मीडिया है उसका जो जिम्मेदारी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये चीज़ें सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ट्विटर पर तो शायद उस पर इतना कंट्रोल ना हो, लेकिन जैसे आपने भी अभी बात की कि यहाँ पर ये लोग इस टीवी चैनल्स का फ़ायदा उठा के, इसी टीवी स्क्रीन का फ़ायदा उठा के अजीब अजीब किस्म की चीज़ें लोगों में प्रोपोगेट करते हैं। ये सारी दुनिया में इस्तेमाल हुई हैं ये दवाइयाँ, किसी जगह भी इस तरह के मसाइल नहीं आए। आपने ये पाकिस्तान के लिए कोई ख़ास साजिश तैयार हो रही है कि जी यहाँ पर पाकिस्तान में मुजाहिदीन को रोकने के लिए कि वो पैदा ना हो उनके लिए आपने ये स्पेशल को वैक्सीन तैयार किया। ये मुस्लिम मुल्क में प्रोड्यूस हो रही है, मुसलमान मुल्क भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जरा एक सेकंड के लिए फैक्ट्स तो अपने सामने रखें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पोलियो के 90% केसेस दुनिया के सिर्फ 3 ममालिक में पाए जाते हैं, अफगानिस्तान, नाइजीरिया और पाकिस्तान। सर तो अब इस फहरिस्त से आपको हर हाल में निकलना चाहिए। लेकिन दूसरी बात जनाब जो आपने की बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया, मेरे ख्याल से सारी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां पोलियो वर्कर्स को इतना, मैं समझता हूँ, दुश्वार एक राह का सामना करना होता है। जिस तरह के मसाइल से वो गुजरते हैं, जिन लोगों का उनको सामना करना होता है, वाकई में आप सही कह रहे हैं, जान को दाव पे लगाते हुए आपके बच्चों को वो महफूज करते हैं। और उस वजह से जनाब, बल्कि इस बात पे भी थोड़ी सी क्लैरिटी की बात करते हैं। कुछ गैर हतमी रिपोर्ट्स ने कहा कि पोलियो ड्राइव को कैंसिल कर दिया गया था क्योंकि इसी तरह के सलामती के कंसर्न्स थे इन्हीं पोलियो वर्कर्स के मुतालिक। तो उसकी वजाहत करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के जो खसूसी मुशीर हैं इंसदाद पोलियो पे, बाबर बिन अता साहब, उन्होंने भी ट्वीट किया कि जी ऐसी बात नहीं है, ये एक 5 दिन की मुहिम थी। उस 5 दिन की मुहिम को मुकम्मल किया गया, लेकिन उसमें कुछ क्वालिटी डिफरेंशियल्स का भी उन्होंने जिक्र किया था। असद ये वो अब ये चीज़ डिबेटेबल है कि ख़त्म हुई अपने वक्त पर या उसमें से एक दिन कम कर दिया गया। लेकिन जो बाबर बिन अता की जिस ट्वीट की आप बात कर रहे हैं, वहाँ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ वो वहाँ पर नोट करने वाली है कि वो उसमें इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि जो आपका टारगेट था 95% कवरेज का, कि 95% बच्चे, यहाँ पर मिलियंस ऑफ बच्चे हैं जिनको आपने ये इस कैंपेन में पिलाना होती है, ये कतरे पिलाने होते हैं, तो वो आप 95% का गोल अचीव नहीं कर सके, तो वो कंसीड कर रहे थे। अच्छा। वो उनका कहना था कि चूंकि ये नहीं कर सके तो इसके बाद ये जो आपका सर्वे था वो हमने नहीं किया क्योंकि इसमें मजीद आपके रिसोर्सेज ज़ाया होते। तो एक तरह की वो कन्फेशनल स्टेटमेंट थी कि जनाब हमें मजीद मेहनत करने की जरूरत है। और जहाँ पर आपने एतराफ़ किया, कन्फेशनल स्टेटमेंट थोड़ा सा भारी हो गया बाकिर साहब।
वो चले उसको हम अब जो आजकल एक जो ज़्यादा मकबूल लफ्ज़ है स्लिप ऑफ द टंग, तो वो उसको कह के हम उसका कर लेते हैं कि लेकिन उन्होंने एतराफ़ ज़रूर किया। और जहाँ पर हम लोगों की मतलब हम बिल्कुल एक एक्सट्रीम की बात कर रहे हैं कि लोगों ने कुर्बानियाँ दी, मुझे वो तस्वीर नहीं भूलती, वो बार बार ट्विटर पे अक्सर यूनिसेफ के ओहदेदारान हमारे कुछ जो है आला ओहदेदार भी उसको ट्वीट करते हैं, जहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ में लोगों को बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए पोलियो की दवाई पिलाने जा रहे हैं। कहने का इसे मकसद है कि ये पोलियो की दवाई आपके दरवाजे तक ये किसी बगैर किसी कोशिश के नहीं पहुंच जाती, इसके पीछे बहुत ज़्यादा लोगों की कंट्रीब्यूशंस हैं, दुनिया भी इसमें हमारे साथ दे रही है। और हमने ये सिर्फ हमारे फ़ायदे में है कि हमारे बच्चे सेहतमंद हो और आइंदा इस मर्ज में मुब्तला ना हो। तो आप प्लीज़ सब के सब इन तमाम की तमाम ये जो जिस तरह की ये गलत खबरें फैलाई जाती हैं, इसका बेहतरीन हल है कि आपके बच्चे जब भी बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप कम से कम अपने डॉक्टर से जाके तो पूछ ले कि ये मस्जिद का मुल्ला ये कह रहा है या मोहल्ले की खाला ये कह रही है, क्या ये बातें ठीक है या ये गलत वीडियो अपलोड हो या व्हाट्सएप पे वो ठीक है। जनाब कि जब आप व्हाट्सएप से आगे निकल जाते हैं और मस्जिद के जो मौलवी हैं या मोहल्ले की जो खाला हैं जिसका आपने अभी हवाला दिया था, उससे आगे बढ़ के जब आपके मैं समझता हूं जनाब तालीम याफ्ता और बाशऊर लोग हैं, चाहे वो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो बहुत आपके सीनियर तज्ज़िया कार हों, वो क्यों ये मुहिम चला रहे हैं कि जी ये गलत है या ये एक फ़ौरन साजिश का ये एक प्रोडक्ट है। आप उन लोगों से किस तरह मुकाबला करेंगे? क्या हुकूमत को और हमारी सिविल सोसाइटी को इसी तरह क्या एक बाशऊर करने वाले मुहिम को नहीं चलाना चाहिए ज़ोर व शोर से? असल ये काफ़ी दफ़ा कोशिश हो चुकी है कि किसी तरह मजहबी रहनुमाओं को या उन लोगों को जिनको लोग फॉलो करते हैं, जो मशहूर शख्सियात हैं, उनके ज़रिए जाके ये कैंपेन की जाए, लेकिन इसको सस्टेन करना चाहिए किसी तरह से, मुसलसल ये ईयर राउंड होनी चाहिए। और लेकिन जो उसके साथ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि अभी हमने जिस तरह अभी भी देखा कि ये जो एक जो अफवाह फैलाई गई, वो एक शख्स था जो पेशावर के कोई मज़ाफ़ाती इलाके से तल्लक था, वो उसको भी गिरफ़्तार किया गया, उसके कुछ 16 साथियों को भी गिरफ़्तार किया गया। तो इस तरह की लॉ इन्फोर्समेंट को हमें इसको मजबूत करने की ज़रूरत है कि आइंदा कोई इस तरह के जनाब जो लोगों के और बच्चों के मुस्तकबिल के साथ जो शख्स खेलेगा वो कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। इस चीज़ को लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है रिफ्यूज़ल्स के पीछे, वो सब यही कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं कि जनाब दवाई पिलाने से ये हो जाएगा, दवाई पिलाने से वो हो जाएगा, बच्चे की सेहत खराब हो जाएगी। जनाब वक्फा लेंगे और अगले बात करेंगे आज़ादी इजहार की। पाकिस्तान में सहाफत करना कितना मुश्किल काम है, हम अपने रेजिडेंट सहाफ़ी बाकिर सजाद साहब से पूछेंगे। रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। कुछ साल पहले आलमी सतह पर पाकिस्तान के हक में ये कहा जाता था कि पार्लिमानी जमहूरियत में हालांकि अभी भी कुछ गुंजाइश है, पाकिस्तान की मीडिया आज़ाद है, खुद मुख्तार है और जब बात करती है तो उसके साथ साथ ना सिर्फ ठोस शवाहिद होते हैं लेकिन एक तरह की बेबाकी होती है। गुज़िश्ता सालों वो सूरत हाल देखने को नहीं मिली। ना सिर्फ सिचुएशन डिटीरियोरेट करती जा रही है लेकिन सहाफ़ियों को ये भी बताया जा रहा है कि कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ रेड लाइंस हैं और उनको पार नहीं करना चाहिए। जिन मौज़ूआत पे बहस हो सकती है, जिन मौज़ूआत पर खुल के बात की जा सकती है, वो भी फहरिस्त अब कम से कम होती जा रही है, वो भी घेरा तंग से तंग होता जा रहा है। जनाब बाकिर साहब सर, आपका बहुत ही तवील सहाफ़ती तजर्बा है, सबसे पहले इस मसले को हल किस तरह किया जाए और क्या आपके करीब ये जो सिचुएशन है सहाफ़ियों के लिए और आज़ादी इज़हार के लिए, क्या ये बिगड़ती जा रही है? अच्छा, थोड़ा सा चूँकि वक्त की जो तंगी के बायस
हम इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक कर लें कि आज की डिस्कशन जो है, जो अभी कल में हमने देखा कि कुछ चंद सहाफ़ियों के खिलाफ सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे ट्रेंड किया गया, मेरा ख्याल में हम उस पे फोकस कर लें तो वो ज़रा सा आसान हो जाएगा उसको बहस को इस कलील वक्त में समेटने के। वो ये है कि सोशल मीडिया ने जहाँ पर आम आदमी को आवाज़ दी और जो पहले मुक्तदर हल्के थे या ताकतवर सियासतदान थे वो जाके मीडिया पे बात करते थे, अब हर कोई मीडिया पे बात कर देता है, अब वो अपनी आवाज़ पहुँचा सकता है। लेकिन इसकी एक साथ जो है, जो नेगेटिव जो है इसकी साइड, वो ये भी है कि वो चूँकि ये सब काम आसानी से हो सकता है और इस पर कोई जो कुछ आप करते हैं उसकी गिरफ्त नहीं होती और आप अपने आप को जाहिर किए बगैर भी वो कर सकते हैं, तो इस चीज़ को लोग गलत इस्तेमाल करते हुए सहाफ़ियों को डराना, धमकाना और इस तरह की चीज़ें, उनको बुरा भला कहना, वो करना शुरू कर देते हैं, ताकि इसका नुकसान ये होता है कि एक तरफ जो सहाफ़ी जो है, जो पहले ही काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में होते हैं और उनके ऊपर जो एंग्जाइटी होती है, साइकोलॉजिकल जो उनके ऊपर प्रेशर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो वो अपने आप को सेल्फ सेंसरशिप करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अगर आपको कोई बुरा भला जाके आपकी खबर की वजह से, और ये जो भी लोग कहते हैं, यार मैं इनको कहूँगा कि बहुत कम ज़र्फ लोग हैं, ना तो वो पढ़ते हैं, ना रिसर्च करते हैं और ना उनके पास कोई बहस करने के लिए कोई चीज़ होती है, फ़कत गालियाँ लिखने के अलावा वो कुछ नहीं करते, तो वो जाके वहाँ पर इन लोगों का जो ऑपरेट करने की स्पेस है, जो हुकूमत को क्वेश्चन करने की स्पेस है, उसको रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ ना सिर्फ उस सहाफ़ी के लिए नुकसानदेह है बल्कि आपकी जमहूरियत के लिए भी नुकसानदेह है कि अगर वहाँ पर लोग इश्यूज़ के ऊपर बात नहीं करेंगे, ये सहाफ़ी मुख्तलिफ मसाइल की निशानदेही नहीं करेंगे, तो फिर कौन ये जाके बात करेगा। इसके ऊपर हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि किस तरह से इस मसले को एड्रेस कर सकती है और सहाफ़ियों में ख़ास तौर पर जो ख़वातीन सहाफ़ी हैं उनको ज़्यादा इस किस्म की जो ऑनलाइन हरासमेंट है उसका सामना होता है, तो हमें कोई इसके ऊपर जामिया पॉलिसी देखनी पड़ेगी। जनाब, इसमें कोई शक नहीं है, मेरे ख्याल से सहाफ़त और बहुत और भी इस तरह के प्रोफेशंस हैं जहाँ के ऑनलाइन हरासमेंट कभी कभी ग्राउंड हरासमेंट में डील हो जाती है और ये इसीलिए प्रोफेशंस का भी सेल्फ रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा अहम है। अब इसमें कोई शक नहीं सर, जैसे आपने कहा कि जो मीडिया रेगुलेशंस हैं आपकी, वो ये इजाज़त नहीं देती कि आप लोगों को इस तरह पर्सनली स्मीयर करें सोशल मीडिया के ज़रिए, उनको साथ साथ अटैक करें इस तरह। तो आपको ना सिर्फ उन जैसे इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेशंस हैं उनको थोड़ा सा देखना होगा और वो किस तरह की कानून साजी है वो मेरे ख्याल से सर उस पर एक मुख्तलिफ प्रोग्राम करेंगे। बहुत ही एक इंतहाई ड्रकोनियन कानून है, लेकिन जैसे आपने कहा सूरत हाल पेचीदा है, जो ये लोग हैं इनको आइडेंटिफाई किया जाए वो मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा। उसके साथ साथ सहाफ़त को भी जिम्मेदार होना चाहिए, उसको अपने प्लेटफॉर्म को तस्लीम करते हुए ये देखना चाहिए कि बात में कितना वजन है, उसके पीछे कितनी वेरिफिकेशन है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और बाकिर सज्जाद को अपनी राय से भी आगाह कीजिए सोशल मीडिया के जरिए और इजाज़त दें, कल तक खुदा हाफिज़।